कि जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया था किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, उसे लद्दाख में केवल नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए 2-2 साल के लिए रिलैक्स कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तो बांट दिया गया 5 अगस्त के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जो डिमांड्स हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करने का काम किया जा रहा है, इस पर अगर एक नज़र दौड़ाएं तो देखने को ये मिलता है कि जो ग्राउंड पर हो रहा है उसे पोर्ट्रे कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख में जितने भी नॉन गज़टेड पोस्ट है उन नॉन गज़टेड पोस्ट को रिज़र्व कर दिया गया है लद्दाख के रेजिडेंट्स के लिए, और लद्दाख के रेजिडेंट्स कौन होंगे उस रेजिडेंट की टर्म को भी डिफ़ाइन कर दिया गया है, और उसमें मेंशन किया गया है कि जो लोग लद्दाख के रहने वाले हैं, जिनके पास पीआरसी है या जिन बच्चों के माता पिता के पास पीआरसी हैं, उन्हें लद्दाख का रेजिडेंट माना जाएगा। अन्य भी कुछ कंडीशंस है और तहसीलदार को पावर दी गई है कि वो रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। इस खबर को मीडिया में कुछ इस तरीके से पेश किया गया कि लद्दाख ऑलमोस्ट रिटेन्स प्री आर्टिकल 370 परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इसमें एक जो डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है वो ये है कि जिस समय जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, उस समय सभी पोस्ट्स जम्मू कश्मीर के लद्दाख के रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व थी, ना कि केवल नॉन गज़टेड पोस्ट्स। वहीं एक और ऑर्डर आया जिस ऑर्डर में जो एज लिमिट थी, यानी कि जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया था किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, उसे लद्दाख में केवल नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए 2-2 साल के लिए रिलैक्स कर दिया गया। यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स पहले 40 साल की उम्र तक नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे लद्दाख में, उसे 42 साल कर दिया गया। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते थे, उसे 45 साल कर दिया गया। और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स 42 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते थे सरकारी नौकरियों के लिए, नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए, उसे 44 साल कर दिया गया। लेकिन ये किया केवल नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए गया है और साथ ही में उन पोस्ट के लिए जिन्हें ऑलरेडी एडवर्टाइज नहीं किया गया है। इन दोनों चीज़ों को जब आप ध्यान में रखें और फिर आप बात करें कि हैज़ लद्दाख गॉटन द बेटर एंड ऑफ द स्टिक, तो आपको ये समझना होगा कि लद्दाख में ये जो दोनों कानून आए हैं, ये जो दोनों ऑर्डर्स पास हुए हैं, ये केवल नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में जो डोमिसाइल का कानून आया है, वो डोमिसाइल का कानून सभी पोस्ट को, गज़टेड और नॉन गज़टेड पोस्ट को रिजर्व करता है जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ किया डोमिसाइल के कानून को लेकर और ये कहा कि डोमिसाइल के कानून को इतना स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि केवल जिन लोगों के पास पीआरसी सर्टिफिकेट है या उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज़ जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई जम्मू कश्मीर में, ऐसा कहा जाता है, उन लोगों को भी एलिजिबल कर दिया जाए डोमिसाइल में। लेकिन जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर दी गई हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसे भी आप डोमिसाइल बना देंगे, ये रिलैक्सेशन हमें मंजूर नहीं है। लेकिन डोमिसाइल के कानून में तभी पहले जब डोमिसाइल को केवल क्लास 4 पोस्ट के लिए रखा गया था, उसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर डोमिसाइल के कानून को अमेंड किया गया और उसे सभी गज़टेड और नॉन गज़टेड पोस्ट जो जम्मू कश्मीर में है उन पर एप्लीकेबल कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी नौकरी हो, उस नौकरी के लिए कोई व्यक्ति तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल ना हो। जबकि वहीं आप लद्दाख की ओर देखें तो लद्दाख में आप केवल नॉन गज़टेड पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लद्दाख का रेजिडेंट होना ज़रूरी है। 5 अगस्त 2019 के बाद करगिल में प्रोटेस्ट हुए। करगिल के लोग लेह से खफा नज़र आए, लेकिन जब बात आई लद्दाख की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, लद्दाख के लोगों की डिमांड्स की, तो देखने को ये मिल रहा है कि लेह की लीडरशिप और करगिल की लीडरशिप दोनों साथ मिलकर डिमांड्स रख रहे हैं कि लद्दाख में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, लद्दाख को पॉलिटिकल राइट्स मिले, लद्दाख की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए कानून बनाए जाएं, लद्दाख के लोगों की लैंड राइट्स को, जॉब राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लद्दाख को लेकर जो उनकी डिमांड्स हैं वो केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन रख रहे हैं एक यूनिफाइड वॉइस में, यानी कि वो सारी डिमांड्स एक साथ रख रहे हैं।
और उसी का नतीजा ये दिख रहा है कि केंद्र सरकार भी एक्टिवली बातचीत कर रही है लद्दाख की लीडरशिप के साथ, एक मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि लद्दाख के लोगों की जो एप्रीहेंशंस हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। उसी तरीके से कश्मीर में भी देखने को मिला कि कश्मीर में भी जितने कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक फ्रंट बनाया, PAGD का नाम उसे दिया, और वो उस फ्रंट के ज़रिए बात कर रहे हैं कि उनका जो विज़न जम्मू कश्मीर को लेकर है कि उन्हें जो लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड्स हैं। लेकिन उस तरीके का कोई भी फ्रंट, कोई भी यूनाइटेड फ्रंट जम्मू में देखने को नहीं मिला, और अगर मिलता भी तो क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी है, क्या ऐसा कभी मुमकिन हो पाएगा कि जम्मू की पॉलिटिकल लीडरशिप और कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप एक यूनिफाइड वॉइस में बात रख पाएँ कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं, जिस तरीके से लद्दाख में पॉसिबल हो रहा है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में फाइन प्रिंट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हेडलाइंस जो हैं वो मिसलीडिंग होती हैं, लेकिन जब आप खबर को पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी अगर बात करें तो एक एग्जांपल आपको दूं, सीनियर सिटीजन्स को लेकर ये कहा गया कि सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है ITR रिटर्न्स फाइल करने से, ये हेडलाइन आई। लेकिन जब खबर को पूरा पढ़ा तो कहा यह गया कि वो सीनियर सिटीजन्स जिनके खाते में केवल पेंशन आती है या बैंक का इंटरेस्ट उनकी कमाई का इकलौता ज़रिया है, उन सीनियर सिटीजन्स को ITR रिटर्न्स खुद फाइल नहीं करनी पड़ेंगी, वो बैंक में एक डिक्लेरेशन दे दे तो बैंक टैक्स खुद काट लेगा। इसीलिए जब भी आप खबर पढ़ें तो खबर को पूरा पढ़ें, और जब भी आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में जो फैक्टर्स हैं उन्हें कंपेयर करें। केवल ऊपर ऊपर से ये देखकर कि देखिए लद्दाख को सब कुछ मिल गया, जम्मू कश्मीर को कुछ मिला नहीं, ये भी सही नहीं है।